Good morning, dear students. Today we shall start your second chapter, and the title is Nationalism in India. So let's read out the first paragraph. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of national states. जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि जब हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे यूरोप के संदर्भ में, तब हमने देखा कि कैसे नेशंस, और नेशंस का मतलब हमने क्या सीखा था कि लोग जिससे अपने आप को रिलेट कर पाते हों, लोगों के प्रति जिस जगह की भावनाएं हो, लोग उसको अपना मानते हों, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मदरलैंड और इन द फॉर्म ऑफ फादरलैंड। तो हम लोग ने जब यूरोप का राष्ट्रवाद देखा, तब हम लोग ने देखा कि कैसे वहाँ पे नेशंस या नए नए देशों की उत्पत्ति हुई, जो लोगों से थी, जो लोगों से बनती थी, ना कि किसी राजा के अंडर में एक पर्टिकुलर स्टेट या एक जमीन का हिस्सा। It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. हमने ये बदलाव भी देखा कि कैसे लोग अपनी पहचान को समझने लगे, वो उस हिस्से को बिलोंग करते हैं या वो उस हिस्से के निवासी हैं, ये समझ लोगों में धीरे धीरे आने लगी। Along with that, new symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. इसके साथ साथ नए प्रतीक चिन्ह, सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह, और नए नए आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, सॉन्ग्स मतलब नए राष्ट्रभक्ति के गाने, जिससे कि समझ में आता है कि हाँ, हम इस देश के निवासी हैं। जैसे आपका वंदे मातरम हो गया, आपका जन गण मन हो गया, इससे आप कोरिलेट कर पाते हो कि आप इंडिया के हो। एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, एंड जो समुदाय है वो कैसे धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। और हर देश में ये जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना थी, ये बहुत लंबे समय में उत्पन्न हुई और डेवलप हुई। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? और ये जो कॉन्शियसनेस था, या ये जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, मतलब भावना थी कि कैसे हम इंडिया के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, इंडिया हमारा है, ये चीजें कैसे इंडिया में हुई, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड आउट द सेकंड पैराग्राफ। इन इंडिया and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. भारत और दूसरे जो कॉलोनीज, कॉलोनीज को हिंदी में बोलते हैं उपनिवेश। कॉलोनीज, आप सबको पता है कि कॉलोनी ऐसा देश होता है जो किसी दूसरे ताकतवर देश के अंडर में होता है या फिर उसके अधीन होता है। तो इंडिया और दूसरे ऐसे कंट्रीज में राष्ट्रवाद तभी पनपा या राष्ट्रवाद तभी उत्पन्न हुआ जब वहां पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चालू हुआ। इंडिया में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में दो देश इन्वॉल्व थे। इंडिया, जो कि कॉलोनियलिज्म का विरोध कर रहा था, और वो किस देश का विरोध कर रहा था? इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का वो विरोध कर रहा था। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। और जैसे जैसे लोग इस कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध में जो मूवमेंट था उसके साथ जुड़ते गए, जैसे जैसे लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित होते गए, वो अपनी एकता को धीरे धीरे पहचानने लगे। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। और हुआ ये कि अंग्रेज हमको दबाना चाहते थे, हमको शोषित करना चाहते थे। तो इन सब के जो परिणाम थे वो ये थे कि भारतीय पहले जो अलग अलग समुदाय में, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, वो अब धीरे धीरे एक होने लगे। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge these groups together with one movement, but the unity did not emerge with conflict। कांग्रेस ने क्या किया? महात्मा गांधी की लीडरशिप में जितने भी गुट थे, जितने भी समुदाय थे, सबको एक छत में लाने की कोशिश की।
पर ये भी बिना विरोध के ना हो सका। तो ये जो मूवमेंट था लोगों को एकत्रित करने का, इसमें भी बहुत सारी अड़चनें आई, रुकावटें आई। लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century। 20वीं शताब्दी के पहले वाले हिस्से में आप लोगों ने पहले क्लास की टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि कैसे नेशनलिज्म धीरे धीरे इंडिया में अपना पैर जमाने लगा। In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and the civil disobedience movements. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of the people. So इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रीयवाद जो था वो उसने एक बड़े मूवमेंट का रूप लिया, कैसे अलग अलग समुदाय ने, अलग अलग लोगों के समूह ने इस मूवमेंट में, इस मुहिम में पार्टिसिपेट किया, और कैसे लोगों ने नेशनलिज्म को अपने दिमाग में धीरे धीरे जगह दी। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, फिगर 1, 6 अप्रैल 1919। मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जब चलता था तब ऐसे सड़कों पे लोगों का जो जुलूस था ये आम बात थी उस टाइम पे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो in the years after 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How, how do we understand these developments? What implications did they have? First of all, the war created a new economic and political situation. तो 1919-1920s जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और इस वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, इसने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी पूरे विश्व के सामने। It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes। इसने क्या कर दिया, लोग डिफेंस के पीछे जो पैसा खर्चा करते थे उसका जो शेयर था, उसका जो परसेंटेज था वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसको, ये जो खर्चा बढ़ा इसको इन लोग कैसे करते थे पूरा, इन लोग वार के नाम पे लोन्स लेते थे और अपनी जनता पे, रियाया पे क्या करते थे, जो टैक्स या कर का जो बोझा था उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। थ्रू द war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918। आप लोग ये चीज देख सकते हो कि 1913 से 1918 तक वस्तुओं की जो कीमत थी वो दोगुनी हो गई थी, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और इसने क्या किया, आम लोगों की या आम जनता की जो परेशानी थी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गांव से सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए कहा गया। और इसके साथ ही फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। और दूसरा चीज ये हुआ कि गांव में जो लोग थे उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। Then in 1918 and 19 and to 1920 and 21 crops failed in many parts of India। और 1918 और 1921 के बीच में क्या हो गया, बहुत सारे जगह में सूखा पड़ गया और क्रॉप्स, फसलें जो थी फेल हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे खाने पीने के सामान की या रसद के सामान की एक्यूट शॉर्टेज, भयंकर कमी चालू हो गई।
This was accompanied by influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. इसके साथ में इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1921 में 12 से 13 मिलियन लोग मर गए इन्फ्लुएंजा की वजह से. People hoped that their hardships would end after the war, but that did not happen. लोगों की उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद या विश्व युद्ध के बाद उनकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. इस दौरान क्या हुआ, एक नए नेता का जन्म हुआ और वो एक अलग तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे. तो ये न्यू नेता कौन थे और इनका तरीका क्या था लड़ाई लड़ने का, ये हम आने वाले पैराग्राफ्स में देखें. 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की स्थापना के लिए अगर आप शांतिपूर्वक हट करते हो या जिद करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. महात्मा गांधी विदेश से भारत आए 1915 में. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह. और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने भारत के पहले साउथ अफ्रीका में जो रंग भेदी और नस्ल भेदी सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने वहां पे जन आंदोलन किया. और उनका ये जो जन आंदोलन का जो तरीका था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सत्याग्रह. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. सत्याग्रह का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि आप सत्य की ताकत को पहचानो और सत्य को खोजो. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. इसका मूल मंत्र ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका जो संघर्ष है वो इनजस्टिस के खिलाफ है या गैर कानूनी चीज के खिलाफ है, और अगर आपका जो कारण है वो सच्चा है, तब आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं पड़ती अपने शोषणकर्ता के खिलाफ लड़ाई करने के लिए. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. बिना गुस्सा किए, बिना एग्रेशन दिखाए, बिना बदला लिए एक सत्याग्रही लड़ाई को जीत सकता है शांतिपूर्वक तरीके से, नॉन वायलेंस के तरीके से, अहिंसा के तरीके से. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर. और ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये लोगों के अंदर की जो अंतरात्मा है उसको पुकार के या उसको जगा के हम कर सकते हैं. क्लियर. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that his dharma of non-violence could unite all Indians. और सत्याग्रह में होता क्या था, लोग जिसमें शोषणकर्ता भी शामिल थे उनको हम मनाते कि आप सच को देखिए. आपको जबरन फोर्स नहीं किया जा रहा है, बट आपको मनाया जा रहा है कि आप सच को देखो, सच को पहचानो. और संघर्ष के इस माध्यम से सच की जीत पक्की थी. और गांधी जी को यह विश्वास था कि उनका ये जो धर्म है, अहिंसा का जो धर्म है, ये सारे भारतीयों को एक कर देगा. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movements in various places. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants
to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement against cotton mill workers. तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने अलग अलग हिस्सों में जाके भारत के सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले वो चंपारण में गए। वहाँ पे उन्होंने जो प्लांटेशन सिस्टम था, जैसे कि कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, टी प्लांटेशन होता है, वैसे बिहार में जो प्लांटेशन सिस्टम था उन्होंने उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। उसके बाद वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए गुजरात में। वहाँ पे उन्होंने किसानों की मदद की सत्याग्रह करके। और उसके बाद वो अहमदाबाद गए कॉटन मिल वर्कर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए। पर उनका तरीका कैसा था? अहिंसा का था, शांतिपूर्वक तरीका था। अब 1.2 में आते हैं, द रौलत एक्ट। एम्ब्लॉन्डेड विथ हिज सक्सेस, Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. गांधी जी को ये जब सक्सेस मिला चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, इससे इंस्पायर्ड होके, इससे उत्तेजित होके उन्होंने क्या किया? वो पूरे के पूरे भारत में सत्याग्रह मुहिम को लॉन्च करना चाहते थे। और अब उनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी? अब उनकी लड़ाई रौलत एक्ट, जो कि पास किया गया था 1919 में, उसके खिलाफ थी। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो तब के समय में भारत में नियम कानून बनाती थी, उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया जिसका विरोध बहुत सारे भारतीयों ने किया था। और ये जो नियम था ये बहुत जल्दबाजी में पास किया गया था। इसमें इंडियंस की राय को पूरी तरीके से दरनिकार कर दिया गया या फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस रौलत एक्ट की खासियत क्या थी? रौलत एक्ट का खासियत हम लोग अब देखेंगे। इट गिव द गवर्नमेंट enormous powers to replace political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. रौलत एक्ट में ये था कि इसने अंग्रेजी हुकूमत को बेशुमार पावर्स दे दी थी। अब ब्रिटिश सरकार किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर सकती थी, उसको रोक सकती थी और बिना कारण, बिना न्याय प्रक्रिया से गुजरे उसको 2 साल के लिए जेल में रख सकती थी। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल disobedience movement against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6th April. महात्मा गांधी एक अहिंसक सविनय अवज्ञा, मतलब सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। और इसकी शुरुआत उन्होंने कब की? 6 अप्रैल को। और उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की इसको? उन्होंने हड़ताल करके या स्ट्राइक करके इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया। Let's see the next paragraph. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraphs would be disrupted, the British administration decided to clamp down the nationalist. रैलियाँ या फिर मास प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज किए जाने लगे गांधी जी के द्वारा। जितने भी कर्मी थे, जितने भी कामकाजी लोग थे, वो सब हड़ताल पे चले गए। रेलवे की फैक्ट्रियां, दुकानें सबके सब बंद हो गई। इससे ब्रिटिश महकमा सख्ते में आ गया और उनको ये डर लगने लगा कि जो कम्युनिकेशन का लाइन है वो कहीं टूट ना जाए। क्यों? क्योंकि रेलवे और टेलीग्राफ बंद हो चुके थे। और इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने डिसाइड किया कि वो अब राष्ट्रवादियों को दबाएंगे, उनको रोकेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी लोकल नेता थे
local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. जितने भी लोकल स्तर के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली घुसने पर रोक लगा दी गई. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office, and railway stations. Martial law was imposed, and General Dyer took command. On 13th April, the infamous Jallianwala Bagh took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed grounds of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. General Dyer entered the area. General Dyer is General Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the ground, killing hundreds. तो जब अमृतसर में मार्शियल लॉ लगा दिया गया, मतलब मिलिट्री कानून लगा दिया गया, तब वहाँ पे भीड़ भाड़ का इकट्ठा होना मना था. पर बहुत सारे ऐसे लोग जो बैसाखी मेले में आए थे और गांव के बाहर से थे, उनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शियल लॉ लगा दिया गया है. तो वो सब हंसी खुशी जलियनवाला बाग में बैसाखी फेयर मनाने और कुछ लोग गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए इकट्ठा होने लगे. तभी क्या हुआ, जनरल डायर ने वहाँ पे एंट्री किया और जो वहाँ का एग्जिट पॉइंट्स था, जो बाहर निकलने की जगह थी, वहाँ पे उन्होंने अपने पुलिस बैठा दिए, पहरा बैठा दिया और बिना किसी नोटिस के उन्होंने एक जघन्य कार्य को अंजाम दिया. और वो कार्य क्या था, उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री सबको नृशंसता से मार डाला गया. और इसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये सब एक मॉरल इफेक्ट सत्याग्रहियों के माइंड में क्रिएट करने के लिए किया गया ताकि वो डर और अचंभित हो जाए. As the news of the Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on the government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salam to all sahibs. People were flogged, and villages were bombed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement. जलियनवाला बाग के इमीडिएट बाद क्या हुआ, जितनी भी भीड़ थी वो नॉर्थ इंडिया में खासकर पुलिस प्रशासन के साथ या अंग्रेजी हुकूमत के साथ टकराव में आ गई और अंग्रेजी सरकार ने भी उनको बहुत कड़े हाथों में दबाने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की. और जो भी सत्याग्रही पकड़े जाते उनको नाक रगड़ने के लिए कहा जाता, उनको जबरन सलाम करने के लिए कहा जाता और आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पे बम बरसाए गए. और ये जो इतने जल्दबाजी में जो मूवमेंट बना, लॉन्च किया गया था, जिसमें इतनी हिंसा स्प्रेड हो रही थी, इन सब को देख के गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया या फिर वापस ले लिया. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर nationalism in India.